हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल एज। आप सभी का सिविल एज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस यूनिट में जैसे कि जो सेशन है, हम उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में जानेंगे कि जो मुगल साम्राज्य का पतन है हुआ कैसे, आखिरकार क्या घटनाएं हुई, क्या वो सीमाएं थी, क्या वो दिक्कतें थी, परेशानियां थी, या इनके सामने जो इनके साम्राज्य का डिक्लाइन हो गया। जो 300 वर्षों से जमा आ रहा है शासन, इतने जल्दी इसका पतन होना, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इस चीज में हम इस सेशन में जानेंगे। ठीक है, तो आप इस सेशन के बाद पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एमसीक्यू यदि लगाना है तो मैं इस वीडियो के लेक्चर में एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। वहां पे मैं एक टेस्ट सीरीज, जैसे कि यहाँ पे मैं जो लेक्चर पढ़ाऊंगा वहां पर आपको टेस्ट के फॉर्म में वो एकदम फ्री मिल जाएगा। तो आप जाके वहां पे अपने कंसेप्ट जो क्लियर हो गए हैं तो वहां जाके टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इसको बिना देरी करते हुए हम लोग देखते हैं। तो उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्यों के बारे में सबसे पहले बेसिक ओवरव्यू को जानते हैं कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 3 मार्च 1707 ईस्वी को, तो 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? अहमदनगर में हुई। उसको फुदलाबाद में दफन कर दिया गया। उसके जो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट थे, सबसे पहले कौन था, इनका सीक्वेंस जानेंगे। इसमें एक बार ओवरव्यू समझते हैं। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, उसका बेटा जो शासक बना। इनके 5 पुत्र थे बहादुर शाह प्रथम के। 5 पुत्र में से इसके जिंदा रहते हुए ही 3 पुत्र मारे गए थे। ठीक है, और इसके 2 पुत्र मारे गए, अकबर और सुल्तान, और 3 पुत्र शेष बचे थे। ये 63 वर्ष की आयु में, मैक्सिमम आयु में क्या हुआ? शासक बना बहादुर शाह प्रथम। तो अकबर की बात करते हैं तो उसके जो पुत्र थे, जहां आरा पुत्री थी। एक तो गौहर आरा पुत्री थी, जहां आरा, रोशन आरा, दारा शिकोह, शाह शुजा और औरंगजेब। औरंगजेब का नाम आलमगीर प्रथम था और उसकी पत्नी का नाम दिल्लास बानो बेगम था। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम। इन्होंने खान ए खाना की उपाधि ग्रहण की। किसकी? खान ए खाना की। इसके बाद जहादार शाह हुआ, जुल्फिकार के सहयोग से सिंहासन पर बैठा। ये जुल्फिकार था जो ईरानी शिया मत का एक को मानने वाला था, और उसके पिता थे असद खान, जो इसके काल में वकील नियुक्त किए गए थे। अब्दुल असद खान की मृत्यु होती है, फिर इसके बाद फर्क शाह को शासन बना दिया जाता है। 1713 से 1719 में ये शासन रहा। और निजाम उल मुल्क का वजीर था। इसका वजीर कौन था? निजाम उल मुल्क। सैयद बंधुओं की षड्यंत्र के विरुद्ध, ठीक है, ये शासक बना था। अब इसमें सिख नेता थे बंदा बहादुर। इन्हीं को इन्होंने आदेश दिया था, जिसमें कि 1716 में इनको दिल्ली में फांसी दे दी गई थी, बंदा बहादुर को। रफी उद्राज की बात करते हैं। रफी उद्राज ये 1719 में, वेरी शॉर्ट रीजन था इसका, बहुत ही छोटा कार्यकाल था, लगभग 3 माह 4 दिन का। ठीक है, सैयद बंधुओं के काल में बना पहला शासक था रफी उद्राज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। चिनकलिज खान द्वारा निजाम उल मुल्क की स्थापना की गई। ठीक है, निजाम उल मुल्क की स्थापना किसके द्वारा की गई? चिनकलिज खान के द्वारा। ईरानी और तुर्की सरदारों का प्रभाव था इसके काल में। ठीक है, अब मोहम्मद शाह रंगीला के बाद बात करते हैं। तो ये तख्ते ताउस व कोही न्यूर हीना, यानी तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद नादिर शाह ने आक्रमण किया और नादिर शाह अपने साथ एक कोही न्यूर हीरा और इसके तख्ते ताउस लेकर ईरान को चला गया था। ठीक है, मोहम्मद शाह की विलासिता के कारण उसको रंगीला कहा गया। उसी के समय अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हुआ, याद रखना, इसी मोहम्मद शाह के समय, क्योंकि इसका जो शासन था 1719 से 1748 था। ठीक है, और 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। इससे पहले 1739 में
नादिर शाह ने आक्रमण किया था। तो मोहम्मद शाह के शासन काल में ही विदेशियों का आक्रमण हुआ। तो इसके ही काल में सबसे पहले अवध, बंगाल और हैदराबाद स्वतंत्र राज्य बने हैं। सादत खान ने अवध की स्थापना की। अवध खां यानी अवध की स्थापना की थी सादत खान ने, ठीक है। बंगाल की मुर्शीद कुली खान ने स्थापना की। हैदराबाद की निजाम मुल्क यानी चिनकिलिच खां, इसका ही नाम था चिनकिलिच खां। इसने 1724 में हैदराबाद की स्थापना की और इसने अवध की स्थापना 1722 व 23 में कर दी थी, ठीक है। इसने की थी सादत खान ने। अब मोहम्मद शाह बहादुर, इसके बाद हम पढ़ते हैं शाह आलम द्वितीय 1748। ये इसके बाद 1748 से 1754 तक रहा अहमद शाह बहादुर, इसको आसल बहादुर कहते हैं। आलमगीर की उपाधि, इसने आलमगीर की उपाधि, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा ये रॉन्ग लिखा है, इसको हम अभी छोड़ते हैं। रूहिला विद्रोह इसी के काल में हुआ, ठीक है। फिर आलमगीर द्वितीय बना 1754 से 59 में। अली गौहर को आलमगीर कहा जाता है, इसी का नाम क्या था, अली गौहर, ठीक है। नादिर शाह और मराठा आक्रमण, तो इसके मोहम्मद शाह रंगीला के काल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। इन्होंने कहीं से कहीं लिख दिया है इसको, ठीक है। शाह आलम द्वितीय जो 1759 से 1806, 1759-1806, ये इसका इंपॉर्टेंट काल है, क्योंकि इसी काल में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने सबसे पहले अंग्रेजों के लिए इसने दीवानी जारी किया था। कौन सी संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी, वो 12 अगस्त 1765 में हुई थी। इस संधि के तहत इन्होंने क्या कर दिया था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की अंग्रेजों के लिए दीवानी जारी कर दी थी, ठीक है। उसमें अंग्रेजों को दस्तक दिया, बहुत लाभ हुआ व्यापार से, और इनको इलाहाबाद में कैद कर दिया गया और अंग्रेजों के संरक्षण में रख लिया गया। फिर 1765 से 1772 तक इलाहाबाद के किले में ये अंग्रेजों के संरक्षण में रहे। इसके बाद मराठाओं के जो महादजी सिंधिया थे, उन्होंने 1772 में इसको इलाहाबाद से ले जाकर अपने संरक्षण में, और मराठाओं का पेंशन भोगी बन के रहा ये दिल्ली में 1772 से 1803 तक, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण ही हुआ था। ये 14 जनवरी 1761 में आता है, कभी पूछा जाए तो याद रखना 14 जनवरी 1761 में। बक्सर का युद्ध भी इसी के काल में हुआ, 1764 शाह आलम के काल में। और अहमद शाह अब्दाली का पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इलाहाबाद की संधि 1765 में इसने की। 1765 से 72 तक ईस्ट इंडिया की कंपनी के संरक्षण में ये कहाँ रहा, इलाहाबाद में रहा। मराठों के सहयोग से दिल्ली में पहुंचा, यानी महादजी सिंधिया 1772 से 1803 तक ये कहाँ पे रहा, दिल्ली में रहा। 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और अंग्रेजों ने इसने अंग्रेजों का संरक्षण मान लिया, उन्हीं का पेंशन भोगी बन गया और 1806 में अंततः इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अकबर द्वितीय जो कि 806 से 837 1806 से 37 तक रहा। ब्रिटिश कंपनी की मतलब इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। इन्होंने कुछ लिख लिया है, ब्रिटिश कंपनी द्वारा राजा की उपाधि, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय मुगल सम्राटों के अकबर द्वितीय के काल में ही राजा राम मोहन राय ब्रिटेन इंग्लैंड गए, यानी ब्रिटेन गए मुगल सम्राटों की पेंशन के लिए, और वहां पे उनकी ब्रिस्टल में 1835 में मृत्यु हो गई थी। क्लियर है। अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय हुआ, जिसमें राजा राम मोहन राय को राजा की, हाँ अकबर द्वितीय ही तो था ये। अब बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1897 तक ये शासक थे। 1837 से 1897 तक शासक रहे। अंतिम मुगल सम्राट कहा जाता है, इन्हें जफर के नाम से जाना जाता है। 1897 की क्रांति में जब विद्रोह हुआ, तो इस विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने दिल्ली में जाकर इनको अपने विद्रोह का नेता घोषित कर दिया था, क्योंकि ये वृद्धावस्था के कारण उतनी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट या प्रबंधन नहीं कर पाए, और इसके बाद 1857 में अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और उनको रंगून भेज दिया गया। वहां से म्यांमार, बर्मा, रंगून भेज दिया गया, जहां पर इनकी 1862 में मृत्यु हो गई।
जफर के रूप में प्रसिद्ध हैं। 1857 के विद्रोह के नेता, रंगून में मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इतना ये ओवरव्यू है। इस ओवरव्यू के माध्यम से अब हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पर चलेंगे और देखते चलेंगे धीरे धीरे। आगे बढ़ने से देखते हैं कि 1707 का एक महान युग का अंत, एंड ऑफ औरंगजेब एरा। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हो जाती है। अब औरंगजेब के जो पुत्र थे, औरंगजेब चूंकि मरने से पहले ही अपनी वसीयत लिख गया था, वसीयत, ताकि उनके पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध ज्यादा छिड़े ना। फिर भी उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ इनके पुत्रों में। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हो गई। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु यह आधुनिक भारत का एक प्रमुख मोड़ था। इनकी कब्रगाह दौलताबाद स्थित खुलदाबाद में सूफी शेख बुरहानुद्दीन मकबरे के अहाते में दफनाया गया था इनको। औरंगजेब के समय कहा जाता है 21 सूबे थे, जिनमें 14 सूबे उत्तर भारत में थे, 6 सूबे दक्षिण भारत में थे, 1 सूबा काबुल में था। इन्होंने 14 सूबे मुअज्जम को दे दिए थे, उसको दिल्ली का उत्तराधिकारी बना दिया था। ठीक है, मुअज्जम इसका बड़ा बेटा था, जो कि 63, उसी को बहादुर शाह प्रथम कहा जाता है, 63 साल का था। दक्षिण भारत में इनके कितने थे? 6 सूबे थे। औरंगजेब के सूबों की संख्या पर विवाद माना जाता है। हरिश्चंद्र वर्मा इसको 20 मानते हैं, लेकिन दत्ता और राय चौधरी ने इनको 21 प्रांत माने हैं। एग्जाम में आप 21 ही लगाइए। डीप एक्सप्लेनेशन के साथ देखिए, जैसे एक विशाल कंपनी का सीईओ अचानक बिना सही उत्तराधिकारी के चला जाए। माना कि कोई कंपनी है, वो मैनेजमेंट कर रहा है, उसका सीईओ है, सीईओ ही खत्म हो जाए बिना उत्तराधिकारी घोषित, तो वैसे ही औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में एक पावर वैक्यूम, सत्ता का शून्य पैदा हो गया। ठीक है, इसकी सत्ता को भरने के लिए अच्छे शासक उतने नहीं थे। तो नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं उत्तराधिकारी का खूनी खेल। अब आप समझ जाइए कि औरंगजेब के पुत्र कितने थे। औरंगजेब की दारा से कोई पुत्र था। एक तो औरंगजेब का दारा से कोई था, शाह शुजा भाई था। ठीक है, ये 4-5 भाई थे और 2-3 पुत्री बहनें थी इसकी, औरंगजेब की। ठीक है, शाहजहां के पुत्री थे। लेकिन हम औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के बारे में जानते हैं। औरंगजेब के उत्तराधिकारी में मुअज्जम था, इसका पुत्र एक मुअज्जम जो कि बहादुर शाह जफर था। ठीक है, और एक था सुल्तान। ठीक है, एक अकबर द्वितीय था, अकबर था। अकबर के बाद कामबख्श एक इसका पुत्र हुआ, और एक आजम, मोहम्मद आजम। इसके कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। ठीक है, औरंगजेब की वसीयत बेटों में खून खराबा ना हो, तो इस वसीयत को, इसलिए औरंगजेब वसीयत यानी अपनी जो बिल है लिखी थी, सबसे बड़े बेटे मुअज्जम को 12 सूबे दिए थे जो उत्तर भारत में थे, और राजधानी दिल्ली मिली थी उसको। जीवित पुत्र, मृत्यु के समय 3 पुत्र ही जीवित थे। एक तो मुअज्जम था, सुल्तान, मतलब सुल्तान और मोहम्मद अकबर पहले ही मारे जा चुके थे, तो आजम, मुअज्जम और कामबख्श था। अब इनमें 2 युद्ध हुए थे उत्तराधिकारी के युद्ध में। ये जजायु का युद्ध हुआ, जो मुअज्जम व आजम के बीच हुआ। मुअज्जम व मोहम्मद वर्सेस इसके बीच हुआ, आजम के बाद। ठीक है, जिसमें आजम की हार हुई। ये आगरा में युद्ध हुआ था। ठीक है, आगरा के निकट 30 मील दूर सामूगढ़ में हुआ था, सामूगढ़ की। ठीक है, याद रखना, आगरा के आसपास ये युद्ध हुआ था, जजायु का युद्ध। अब इसका डेट पूछा जाए तो 18 जून 1707 में हुआ था। और बीजापुर का युद्ध देखिए, इसको ही हैदराबाद का युद्ध कहा जाता है, हैदराबाद का युद्ध, याद रखना इसको। ये हुआ था 13 जून 1709 में। क्लियर है, मुअज्जम की इनमें पूर्ण विजय हुई। इसने कामबख्श को हरा दिया बीजापुर के युद्ध में, और जजायु के युद्ध में आजम को हरा दिया। क्लियर है, अब आजम और कामबख्श दोनों जीवित रहे थे, मतलब जीवित रहते हुए भी इसने हरा दिया, और ये युद्ध में किसी भी कारण बस मारे गए। ठीक है, निर्णायक युद्ध में वसीयत को दरकिनार का सत्ता, लालच हावी, वसीयत को दरकिनार कर दिया, सत्ता का लालच हावी हो गया इन पे। ठीक है, अब मुअज्जम ने जजायु के युद्ध में आजम को, और बीजापुर यानी हैदराबाद के युद्ध में कामबख्श को मार डाला। ठीक है,
पीवाईक्यू पॉइंट समझिए आप क्या है। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह किया? राजपूत और मराठों के साथ भाग गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये मोहम्मद अकबर जो औरंगजेब का पुत्र था, उसके जीवित रहते ही ये मोहम्मद अकबर व सुल्तान मारे गए थे। ठीक है, तो उसी के समय ये क्या है, मराठों के साथ भागा, औरंगजेब के शासनकाल में इसने विद्रोह किया। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं बहादुर शाह प्रथम। अब हम बात करते हैं बहादुर शाह प्रथम की, बहादुर शाह प्रथम के कार्यकाल की। तो बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शाह बेखबर। ठीक है, याद रखना। ये जो मोहम्मद बहादुर शाह प्रथम था, इसी का नाम मुअज्जम था। इन्हें तो 2 युद्ध जीते, एक तो जजायु का युद्ध, एक तो बीजापुर हैदराबाद का युद्ध। ठीक है, ये 63 वर्ष की आयु में लाहौर के उत्तर में था शाह दौला पुल पर खुद को बहादुर शाह प्रथम यानी शाह आलम प्रथम घोषित कर दिया। इन्होंने क्या घोषित कर दिया? शाह आलम प्रथम। ओके, शाह आलम प्रथम इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया। और याद रखना, ये कहाँ घोषित किया? ये लाहौर के उत्तर में एक शाह दौला पुल था, इन्होंने अपने को बहादुर शाह प्रथम घोषित किया। उपनाम राज्य के प्रति लापरवाही के कारण, मतलब इनका प्रशासन में दिलचस्पी कम थी, प्रशासन में दिलचस्पी के कारण इनको इतिहासकार खफी खाते, तो उन्होंने शाह बेखबर कह दिया, उपाधि दे दी। और सर सिडनी ओवन थे, उन्होंने कहा कि एकमात्र ऐसा मुगल सम्राट मोहम्मद शाह प्रथम, यानी मोहम्मद शाह प्रथम कहने का मतलब है बहादुर शाह प्रथम था, जिसके बारे में अच्छा कहा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट कभी कभी पीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको मतलब इत्मीनान से याद कर लीजिए। मेल मिलाप की नीति, मेल मिलाप की नीति का तात्पर्य ये है कि जो ये शासक हुआ, इस शासक ने किया ये कि जो राजा जयसिंह थे, ठीक है, उनसे मेल मिलाप की नीति अपनाई और अजीत सिंह हुए। राजा जयसिंह को इन्होंने सवाई की उपाधि दी, सवाई की उपाधि दी और मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अजीत सिंह को इन्होंने कहाँ का सूबेदार? गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे लिखा है क्या? राजपूत राजा जयसिंह और अजीत सिंह को समझौता किया और मराठा नेता साहू को इन्होंने शिवाजी के पोते, जो कि शिवाजी के पोते थे, 1707 में कैद से रिहा कर दिया। ठीक है, तो जो सवाई राजा जयसिंह थे, उनको उन्होंने क्या किया? कहाँ का? मालवा का शासक नियुक्त किया, सूबेदार नियुक्त किया और उपाधि दे दी। कौन सी उपाधि दे दी इन्होंने? सवाई महाराज की, राजा सवाई की। ठीक है, और अजीत सिंह को गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया। कंसेप्ट के बारे में देखिए इसका। बहादुर शाह समझ गया था कि औरंगजेब की जो कट्टर नीतियों ने साम्राज्य को खोखला कर दिया है। उसने मराठों, साहू की रिहाई की और राजपूत और जाटों, जैसे कि इस जाट में राजा भरतमल था, उसके साथ भी इन्होंने क्या किया? मेल मिलाप की नीति अपनाई और चूरामन से दोस्ती की, जिसको पैसी फर्स्ट पॉलिसी अपनाई। ठीक है, कुछ डायगोनिस्टिक पॉइंटिंग है, कंपैरिजन टेबल बनाया गया है। जैसे कि शासक बहादुर शाह प्रथम था, असली नाम इसका मुअज्जम था, उपाधि शाह बेखबर थी। इतिहासकार का कथन, खफी खान ने ये उपाधि दी थी इन्होंने शाह बेखबर की। सिडनी ओवन ने कहा था कि एक अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। इन्होंने सिखों के खिलाफ कड़ी नीति अपनाई, है ना। वैसे कहा जाए तो बहादुर शाह ने सिखों से तो ये क्या किया, जो गुरु गोविंद सिंह थे उनसे क्या किया? मेल मिलाप की नीति अपनाई। लेकिन इसके जो उत्तराधिकारी थे गुरु गोविंद सिंह के बाद, जैसे कि बंदा बहादुर आए, उसके खिलाफ इन्होंने कड़ी नीतियां अपनाई। और बंदा बहादुर के खिलाफ इन्होंने क्या है, जो भरत राजा
सूरजमल था या भरत राजा सूरजमल था और चूड़ामन ने इनके साथ सिख विद्रोह में भाग भी लिया। किनके साथ? बहादुर शाह प्रथम के साथ। और बहादुर शाह ने क्या किया था? गुरु गोविंद सिंह ने, जो कि करनाल में, ठीक है, अंबाला के उत्तर पूर्व में एक लोहगढ़ का किला बना हुआ है। उस लोहगढ़ के किला जो कि कहाँ पे? नेपाल की तराई में है। नेपाल की तराई में इन्होंने क्या किया था? कब्जा कर लिया था उस पर, ठीक है। जो छत्रसाल थे, महाराज छत्रसाल थे, उनसे भी इन्होंने मेल मिलाप की नीति अपनाई। इनके काल में, बहादुर शाह के काल में, आगे पॉइंट पे देखते हैं, यदि पेज पे होगा तो ठीक है, नहीं है। बहादुर शाह के जो काल था 1711 में एक डच प्रतिनिधि मंडल आया, ठीक है। कौन सा मंडल आया? डच प्रतिनिधि मंडल। इस मंडल में ये मंडल था जो जेसुआ कैटलार के नेतृत्व में आया। जेसुआ कैटलार के नेतृत्व में आया, ठीक है। इसमें एक पुर्तगाली जो महिला थी उसका नाम था जूलियाना। पुर्तगाली महिला एक नाम थी, उसका नाम था जूलियाना। इसको ही इन्होंने जो उपाधि थी बीवी फिदवा की उपाधि दी थी, ठीक है। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा जा सकता है, इसको आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि इनके प्रशासनिक हालात बहुत जटिल हो गए थे। किन्होंने? मुअज्जम ने सबसे पहले जागीरें दी थी, क्योंकि जागीर सैनिकों को जागीरें दी, इसके प्रशासन अधिकारियों को, और उच्च पदों पर आसीन किया, यानी इनका प्रमोशन दिया। प्रमोशन से क्या हुआ? इनको वेतन ज्यादा देना पड़ा। वेतन ज्यादा देने से इनका राजकोष में घाटा हो गया तो ये वित्तीय अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? कमजोर हो गई। वित्तीय अर्थव्यवस्था इनकी कमजोर हो गई, ठीक है। वित्तीय अर्थव्यवस्था के कमजोर होने से बहादुर शाह द्वारा मुगल साम्राज्य एक तीव्रगामी और पूर्ण पतन के रास्ते पर पहुंच गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, बंदा बहादुर की शहादत किसके काल में हुई थी? तो ये फर्रुखाबाद के काल में हुई थी। दिल्ली में इन्होंने फांसी दे दी। प्रारंभिक जीवन बंदा बहादुर का जान लीजिए। 16 अक्टूबर 1707 को इनका पूंछ जिले में राजौरी गांव में राजपूत परिवार में जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। गुरुजी से मुलाकात 1708 में नांदेड़, यानी गुरु गोविंद से नांदेड़ में हुई थी, और वो खुद गुरु का बंदा कहा गया। इनको खुद गुरु का बंदा कहा गया। विजय अभियान 1710 में सरहिंद विजय इन्होंने की। वजीर खां गुरुजी के बेटों का हत्यारा था, मारा गया, ठीक है। ये जो गुरुजी यानी गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे थे उनका हत्यारा था वजीर खां। यहाँ पे सरहिंद में बंदा बहादुर के द्वारा उसका कत्ल कर दिया गया। सच्चा पातशाह की उपाधि ली। गुरु नानक व गोविंद सिंह के नाम के बंदा बहादुर ने सिक्के भी चलाए। ये भैया अपने जगह इनका बोलवाला था, है ना। ये अलग ही इनका खौफ मचा हुआ था भाई मुगल सम्राट में। नेक्स्ट देखिए, बहादुर शाह को 63 साल की उम्र में सिखों के खिलाफ पंजाब जाना पड़ा, और 1712 में इसी अभियान के दौरान लाहौर में सम्राट की मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1712 में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे बंदा बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह है भाई। अब इनके बाद कौन सा आया? जहांदार शाह, जिसका नाम है लंपट मूर्ख, एक अयोग्य सम्राट। आपको बिल्कुल चित्र में दिखाई दे रहा होगा। इनने क्या है, इमोजी में इसको लंपट मूर्ख बना दिया। ये देखो, सम्राट, अयोग्य सम्राट। इसका शासन जुल्फिकार के नेतृत्व में था, क्योंकि ये जुल्फिकार के सहयोग से ही क्या बना था? सम्राट बना था। ये लाल कुंवर नाम की एक वेश्या लड़की थी, उसके हस्तक्षेप के कारण बहुत चर्चा में रहा, ठीक है। पुराने अमीरों की नाराजगी इस पर ज्यादा रही। एक फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप क्वेश्चन को इत्मीनान से देखिए। रूलर प्रोफाइल क्या है? सिंहासन पर कठपुतली। कठपुतली का मतलब था जो बहादुर शाह का शव 1 महीने दफन नहीं हुआ, क्योंकि बेटे लड़ रहे थे भाई, इनमें तो लड़ना ही था। उत्तराधिकारी का युद्ध पहले से ही चलता था। इसका जो अयोग्य पुत्र था जहांदार शाह,
सामंत यानी जो बंदा बहादुर का सॉरी बहादुर शाह जफर बहादुर शाह प्रथम यानी शाह आलम प्रथम का सामंत था जुल्फिकार, उसके मदद से ये जहादार शाह जो अयोग्य शासक था, अयोग्य पुत्र था, वो शासक बन गया। क्योंकि सामंत मंत्री तो यही चाहेगा कि कोई अयोग्य पुत्र ही उसका बिठाए ताकि शासन और सत्ता हमारे हाथों में रहे। उपाधि का प्रभाव के कारण इसे लंपट मूर्ख कहा गया और लाल क्वेरी नामक वेश्या के प्रभाव में था जिसने दरबार में गर्मा को नष्ट किया। अब भाई वेश्याओं के संपर्क में आएगा तो गर्मा तो नष्ट होना ही होना है ना। जुल्फिकार की नीतियां, असली सत्ता इसी के हाथ में थी। जुल्फिकार वजीर बना तो जुल्फिकार का पिता था असद खान, ठीक है, असद खान वो उसको वकील बना दिया गया और इसी ने हिंदुओं को खुश करने के लिए मतलब धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। इसने हिंदुओं को खुश करने के लिए क्या किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो इसके अलावा और भी तीर्थ कर थे, उन तीर्थ करों को भी समाप्त कर दिया। मारवाड़ा के अजीत सिंह थे, उनको महाराजा की उपाधि दी, इसने दी जुल्फिकार खान ने, ठीक है। जहादार शाह चूंकि तैमूरी वंश का प्रथम अयोग्य शासक था, लंपट मूर्ख कहा गया। जुल्फिकार के पिता असद खान थे, इतना याद रखना, इनके पिता थे जुल्फिकार का असद खान। असद खान इनके पिता थे, असद खान वो वकील बना, ठीक है, वकील बना, क्लियर है। जुल्फिकार ने भारतीय असंतुष्ट वर्ग को संतुष्ट करने की नीति अपनाई थी। इन्हें जयसिंह को मिर्जा राजा की और मेवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि धारण की थी। अब इन्होंने एक और नाटकीय मराठों को से भी मेल मिलाप की नीति अपनाई। मराठों को दक्कन में इन्होंने चौथ व सरदेश मुख जो वसूलने की एक शर्त रखी। शर्त वो क्या थी कि हम वसूलेंगे मुगल अधिकारी ही, तो आपको मराठों को वो मुगल जो चौथ व सरदेश मुख टैक्स थे फिर बाद में हम किसको देंगे, मराठों को देंगे। तो इन्होंने एक शर्त रखी भाई कि मराठे ऐसा है कि अपनी सीमाओं से बाहर ना आके कहीं वसूलने लगे। तो इन्होंने क्या किया, बोला कि हम वसूलेंगे फिर आपको दे देंगे, ठीक है। किसानों का शोषण का कारण बनी इजारा व्यवस्था। मानो जुल्फिकार ने अपने काल में इजारा टैक्स फॉर्मिंग किया, जैसे किसानों का शोषण बढ़ा। इसका उत्तर किसका था, जुल्फिकार। किसने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इजारा व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो ये भू राजस्व की नीलामी की जाती थी और किसानों का उत्पीड़न बढ़ा। इस काल में जैसे भूमि की नीलामी करी जाती है, अमीरों में गुटबंदी हो गई और उनमें कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा का सूत्रपात हुआ। जुल्फिकार ने जो चूड़ामन जाट था, छत्रसाल थे, बुंदेला थे, उनसे भी मेल मिलाप किया। केवल बंदा बहादुर और सिख के प्रति उसने दमन की नीति अपनाई थी। इतना याद रखना, जो जुल्फिकार था उसने किससे मेल मिलाप किया, एक तो जो असंतुष्ट वर्ग था, एक तो राजा सवाई सिंह को जो जयसिंह थे उनको राजा सवाई की उपाधि, मिर्जा सवाई की उपाधि दी। अजीत सिंह को जो मारवाड़ा के शासक थे, राजपूत शासक थे, उनको महाराजा की उपाधि थी। और जो मराठे थे, मराठों को भी संतुष्ट करना चाहा। उन्होंने दक्कन में चौथ व जो सरदेश मुखी जो टैक्स था उसकी मतलब उगाही का आदेश दिया, लेकिन कुछ शर्तें और मानदंड रखे कि जो चौथ व सरदेश मुख टैक्स है उसकी वसूली जो मुगल सम्राट के अधिकारी हैं वो करेंगे, फिर आपको दे दिया जाएगा। इजारा व्यवस्था लगाई जिसमें भूमि नीलाम होती थी, तो भूमि नीलाम होती थी तो किसानों का शोषण बढ़ा। किसानों का शोषण बढ़ने से जो कि अमीरों में भूमि के लिए कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा चालू हो गई है, ठीक है। इसके काल में जहादार शाह फर्रुख शाह ने सम्राट के पद का दावा किया। इसमें अब इसी के काल में जहादार शाह के काल में फर्रुख शाह इसका विद्रोह किया, यानी सम्राट होने का दावा किया और इसकी सहायता की सैयद बंधुओं ने, ठीक है। सैयद बंधुओं के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो यहां तक हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, सैयद बंधुओं के बारे में जानते हैं हम। फर्रुख शाह, पहले आप सैयद बंधुओं के बारे में जान लीजिए।
फर्रुख शायर जो 1713 से, इसका काल कब हुआ? 1713 से 1719। इसी को घृणित कायर कहा जाता है। भाई अब आप देखिए, पहले को क्या कहा जाता है? साहेब खबर। ये उपाधियां याद रखिए, यही एक नंबर की आएंगी। दूसरे को कहा जाता है लंपट मूर्ख, ठीक है, लंपट मूर्ख। और तीसरे को कहा जाता है आप घृणित कायर। घृणित कायर कौन सा है? ये फर्रुख शायर। इसने ही बंदा बहादुर को 1716 में दिल्ली में फांसी दिलवाई थी। इसने ही 1717 में अंग्रेजों के लिए फरमान जारी किया था, जिसमें दस्तक नाम का एक फॉर्मेट जारी किया जाता था। और एक दस्तक फॉर्मेट होता था जो कि कलकत्ता में या बंगाल में, यूं कहें कलकत्ता में, वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रेजिडेंट होता था और वो रेजिडेंट ही इस दस्तक को जारी करता था, ठीक है। और जो सीमा शुल्क है और व्यापार है, वो बिना टैक्स के इसने अनुमति दे दी थी, बिना टैक्स की, ठीक है। जब सीमा शुल्क नहीं लेगा तो अपने देश के अंदर के उद्योगों को और कंपनियों को और उस किसानों को और व्यापारियों को कैसे संरक्षण दे पाएगा भाई? तो इसकी नीति तो यहीं फेल हो जाती है। सैयद बंधुओं का प्रवेश फर्रुख शायर के काल में हुआ। फर्रुख शायर ने पटना और इलाहाबाद की नायब सूबेदार जबकि सैयद अब्दुल्ला खां, ये हिंदुस्तानी थे। सैयद बंधु हैं, ये हिंदुस्तानी मुस्लिम थे, ठीक है, इतना याद रखना। इनके दरबार में कभी क्वेश्चन आएगा, कौन से मुस्लिम थे? हिंदुस्तानी मुस्लिम। सैयद अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन अली खां, दो सैयद बंधु थे। इनको किंग मेकर या शासक निर्माता के नाम से जाना जाता था। उपाधि धोखेबाजी के कारण इतिहास में घृणित कायर, ये घृणित कायर फर्रुख शायर को किया। किंग मेकर्स का खौफ, अब्दुल्ला खां वजीर बना। कि अब्दुल्ला खां था जो, उसका नाम क्या था भाई? उसका नाम था सैयद हसन अली। सैयद, ये दो भाई थे, एक तो था सैयद हसन अली और एक तो था सैयद हुसैन अली। अब यहां देखो ज्यादा अंतर नहीं है, हुसैन और हसन का अंतर है। ये बड़ा भाई था और हुसैन छोटा भाई था। इसका नाम था अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां को इन्होंने क्या किया? मीर बख्शी, ये मीर बख्शी बना, छोटा भाई जो मीर बख्शी था, और ये वजीर बना, ठीक है। ये कौन बना? वजीर। हसन बना था वजीर और हुसैन बना था मीर बख्शी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। 1713 में फर्रुख शायर को जो मान के चलो उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, इसमें ही इन्होंने हस्तक्षेप किया था, ठीक है। अब आप देखिए, किंग मेकर्स सैयद बंधुओं ने 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ और मराठों की मदद से सम्राट को अंधा कर दिया था। मतलब इन्होंने एक संधि कर ली थी मराठों से, और मराठों से संधि करके फर्रुख शायर को क्या किया? इन्होंने अंधा कर दिया, ठीक है। तो अंधा करने के बाद 1717 का स्वर्णिम फरमान देखिए अब आप, ठीक है। फरमान मैग्ना कार्टा, इसको कहते हैं ब्रिटिश। अब भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का आपको झंडा दिखाई दे रहा होगा, तो उससे आप समझ जाइए कि बीमारी और इलाज। 1715 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूत मंडल आया। अब इसमें एक डॉक्टर आए थे, विलियम हैमिल्टन। ये डॉक्टर थे, इन्होंने फर्रुख शायर को एक जानलेवा बीमारी से ठीक कर दिया। अब ये जानलेवा बीमारी से खुश हो गए तो इन्होंने कंपनी को एक फरमान दे दिया। अब रॉयल डिक्टेट कहते हैं इसको। अब इन्होंने फरमान ऐसा दे दिया कि जो बंगाल में जो विदेशी व्यापारी हैं या कंपनियां हैं, बिना सीमा शुल्क के कर मुक्त व्यापार कर सकती, ठीक है। कलकत्ता में जमीन ले सकती हैं, बंबई में टकसाल इन्होंने सिक्के बनाए, टैक्स फ्री व्यापार। देखो कलकत्ता में क्या हो गया? जमीन, यानी कलकत्ता में इन्होंने व्यापार शुरू किया और बंबई में टकसाल। इसी फरमान में मैंने अभी दस्तखत का उल्लेख किया है, दस्तखत जारी किया जाता था। इलाज किसके द्वारा किया गया? हैमिल्टन के द्वारा। फर्रुख शायर प्रसन्न हुआ, 1717 में फरमान जारी हुआ, कंपनी को टैक्स फ्री व्यापार। बंगाल की यहीं से बर्बादी चालू हुई, ठीक है। अब भाई टैक्स फ्री कंपनी, इन्होंने अपने भारत के व्यापार में पैर जमाना स्टार्ट कर लिए।
पीवाईक्यू क्या है? ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्मे ने फर्रुखशायर 1717 के फरमान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, तो अब आप बताइए इसका कितना इंपॉर्टेंस है इस फरमान का। क्लियर है? तो अब क्या हुआ, सैयद हुसैन अली ने जब इन्होंने फरमान जारी कर दिया होगा, अब ब्रिटिश शासकों का हस्तक्षेप जब इनके शासनकाल में हो गया होगा, तो सैयद बंदी तो भाई किंग मेकर थे, उन्होंने तुरंत मराठाओं से संधि की, और मराठाओं से संधि करने के बाद इसको 1719 में बालाजी विश्वनाथ के द्वारा संधि की गई, अपदस्थ किया और अंधा बना दिया गया। मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर के द्वारा मुगल सम्राट का यह पहला केस था जब हत्या कर दी गई हो। फर्रुखशायर फर्रुखशायर एक पहला केस हुआ जिसकी हत्या कर दी। ठीक है, किसने कर दी? सैयद बंधुओं ने। किससे मिलकर कर दी? बालाजी विश्वनाथ से। फरमान से भाई, फरमान इन्होंने जारी कर दिया उल्टा सीधा, तो वो लोग तो प्रॉब्लम हो गई होगी, तो इसलिए इन्होंने हत्या कर दी। क्योंकि बंगाल में जो ब्रिटेन में शासन किसका हो गया था? बंगाल में ब्रिटिश ब्रिटिश कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी फ्री। अब इसके बाद मुगल इतिहास के सबसे छोटे कार्यकाल हुए। एक तो रफी उद्राज हुआ और रफी उद्दौला हुआ। रफी उद्राज का काल सबसे छोटा था और ये बेचारा टीवी से मर गया। ये भी सैयद बंधुओं ने इसे बैठाया और शाहजहां द्वितीय और रफी उद्दौला बना, इसका भी काल कम हुआ, ये 35 से खत्म हो गया। यानी इसने 3 महीने 4 दिन शासन किया और इसने 3 महीने कुछ 14 या 8 दिन शासन किया था। तो ये रफी उद्राज का क्वेश्चन आता है कि सबसे कम शासनकाल किसका था? तो सबसे कम शासनकाल आप किसका था? अल्लाह